हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका वेलकम करती हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ जुडिशरी चैप्टर 7 हिस्ट्री में, जो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 के लिए, चैप्टर नंबर 5, उसका पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था। क्या कैसे हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है वो कैसे चलता है, कितने लेवल्स पे चलता है, और जुडिशरी का बेसिकली काम क्या है इंडिया में, वो रियली इंडिपेंडेंटली काम करती है या नहीं। हमने ये सब फर्स्ट पार्ट पे आराम से इजीली समझ गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जुडिशरी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं और वो कैसे काम करती है, ये हम आज जानने वाले हैं। कितनी ब्रांचेस है जुडिशरी सिस्टम की? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस ये है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो किससे डील करेगी, ऑफेंसेस कैसे वाले, जो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे कोई भी इलीगल एक्शन वो आता है क्रिमिनल लॉ में। हमें कोई जमीन चाहिए, दो भाइयों में लड़ाई है किसी जमीन के लिए, तो क्या वो क्रिमिनल लॉ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्रिमिनल लॉ में आता है मर्डर केसेस। अगर कोई मर्डर, किसी ने किसी की जान ले ली है, किसी जैसे कोई लड़की जा रही है और उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, ये सब क्रिमिनल लॉ में आते हैं बजाय के सिविल लॉ के। फाइन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ये डील करते हैं ऑफेंस से, मैंने समझा ही दिया। इलीगल एक्शन कोई भी होगा उससे डिस्प्यूट्स, बहुत ज्यादा लड़ाई, ऐसी लड़ाई कि आपस में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, या चाकू से मार दिया या तलवारों से मार दिया, या ऐसी लड़ाई हो गई हाथ काट दिए, पैर काट दिए, वो सब हमारा क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो भी एक्यूज है वो क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर कहाँ होगा? डायरेक्ट कोर्ट में? बिल्कुल भी नहीं। एफआईआर करती है पुलिस। पुलिस वहां, हम जिसको भी जाना है, मान लीजिए मुझे जाना है, मैं सबसे पहले पुलिस के पास जाऊंगी, एफआईआर लिखवाऊंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफआईआर? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब हम जाते ही सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। फर्स्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? पुलिस को कर रहे हैं, तो वो हो गया एफआईआर। फिर वो केस फाइल होगा और वो कहां जाएगा? कोर्ट में। अगर वो गिल्टी है, जिसके बारे में मैं लिखवा रही हूं केस, वो गिल्टी है, तो या तो उसे जेल होगी, या फिर डेथ, या फिर उसको फाइन। इन तीनों में से, या इन जो भी वो लिखते हैं जज, ऐसा कोई भी जब भी फाइल करते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, तो कहां पे जाएगी फाइल? सीधा कहां जाएगी? केस फाइल होगा कोर्ट में, और वहीं जज करेंगे इसका जजमेंट। सिविल लॉ में क्या हुआ, मान लीजिए कोई पेरेंट है, अपने बच्चे को साथ नहीं रखना चाहता, या बच्चा है जो पेरेंट को साथ नहीं रखना चाहता, तो उसने, उन लोगों ने आपस में किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी हैरेस नहीं किया, किसी की बॉडी पार्ट को छुआ नहीं, काटा नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, वो कहां फाइल होगा? वो होगा सिविल लॉ वाले में फाइल। उन्होंने किसी को मारा नहीं, वर्बली बातें हुई है, वर्बली उन्हें मतलब नहीं पसंद आ रहा है कि हम साथ रहें, या वो नहीं चाहते पेरेंट्स साथ रहें, या वो हस्बैंड वाइफ का देख लीजिए, डिवोर्स चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते, बस उन्होंने, बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, मगर किसी ने किसी को मारा नहीं, तो वो कहाँ होगा? सिविल लॉ में ही होगा। वो ऐसी चीजें डील करती है, वो किसी को जहां हार्म नहीं हो, इंजरी, बहुत हल्की फुल्की इंजरी हुई है, उसने धक्का दे दिया, उसने हाथ मोड़ दिया, या कुछ भी ऐसा छोटी मोटी चीजों को हैंडल करती है। पिटीशन फाइल होगा, मान लीजिए कोई रेंट है, रेंट लैंडलॉर्ड है, वो बोल रहा है हमारे रेंटल रेंट नहीं दे रहे, तो भाई उसने किसी का मर्डर थोड़ी किया है, या फिर उसने किसी को धक्का नहीं दिया लैंडलॉर्ड को, उसने रेंट देना बंद कर दिया। सिविल उसमें जाएगा उनका केस, अगर सॉल्व होता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज वो आगे
आगे नेक्स्ट वाले लेवल पे जाएगा, वो भी क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वहां सॉल्व नहीं होता। तो अदरवाइज सॉल्व हो जाएगा, या तो जज ये बोलेंगे कि भैया आप अपना पेंडिंग रेंट दो, या फिर आप एक काम करो, उसे छोड़ दो उस घर को। दो ही ऑप्शन है आपके पास। मगर ये नहीं कि मैं वो आदमी को वो जेल में बंद कर देंगे कि आपने रेंट नहीं दिया, या वो उसे फांसी की सजा दो, इसने रेंट नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे जो ब्रांचेस हैं वो है क्रिमिनल है, सिविल लॉ। ठीक है, ये देखिए थेफ्ट, हैरेसमेंट, मर्डर और डॉरी। डॉरी वाला जो हमने एक केस सुधा का देखा था, सुना था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसे वो जला देते हैं। तो ऑब्वियसली ये केस तो क्रिमिनल एक क्राइम ही है, बहुत बड़ा क्राइम है इनफैक्ट। सिविल लॉ में डिस्प्यूट्स, रेंट, डिवोर्स मैटर। अगर वो डिवोर्स चाहते हैं, कोई भी पार्टनर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे, तो वो रेंट वाला बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन, मतलब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेंट नहीं दिया, नहीं देना, किसी को जान से मार देना जैसा क्राइम नहीं है, वो एक सिविल वाले में ही आएगा। ठीक है, अच्छा, क्या एक चीज और बता देती हूँ, क्या ये इतना कुछ हम जो पढ़ रहे हैं वो इजीली असेस करता है? मतलब हम एवरीवन कैन असेस इट, एवरीवन कैन असेस टू कोर्ट, डू यू थिंक? क्या ये अप्रोचेबल है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के सामने है, वहाँ बहुत सारी दुकानें खुल गई, जिससे मैं इधर उधर, या रोड या बहुत ज्यादा पार्किंग हो जाती है, मैं जा नहीं पाती, रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया, या फिर जो लाइट है वो बाहर की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो जल नहीं रही, स्पेशली मेरे घर के आगे नहीं जल रही। तो क्या मैं आपको इतना समय है हमारे पास, इतना टाइम है या इतने पैसे हैं जो मैं खर्च करूं और एक कोर्ट में केस इसका फाइल करूं? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कब हुआ था ये? 1980s में। ठीक है, जो ये इजीली अप्रोच कर सके लोग, कैसे कर सके, किस चीज में ये, मान लीजिए कोई हेरिटेज है, मैं सोच रही हूँ कि वो खराब हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, फूड मुझे गंदा मिल रहा है, लाइट हमारी जाती है वापस आती नहीं, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में PIL सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया 1980s में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इजीली अप्रोच कर सकते हो, इंक्रीज करता है एसेस, ठीक है, जस्टिस के लिए। जैसे कि मिड डे मील, मिड डे मील वाले में क्या हमारा इसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि 2001 में गवर्नमेंट ने क्या हुआ था, बहुत सारे, जैसे कि राजस्थान और उड़ीसा में ये हो रहा था कि यहाँ फूड ही नहीं है अवेलेबल, काफी फूड अवेलेबल नहीं है जो लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए या फैमिली है उनके लिए। मगर गवर्नमेंट जो है उनका जो उनकी जो जहाँ पे वो खाना रखते हैं वो सब गोडाउन बिल्कुल फुल थे खाने से, इनफैक्ट वो खराब हो रहे थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2001 में उन्होंने बोला मिड डे मील स्टार्ट करो। जब ये बातें पता चली तो मिड डे मील स्टार्ट करें। मिड डे मील में क्या है कि आपको बच्चे को, भाई वो खाना खराब भी नहीं होगा, और जो बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनको खाना भी मिल रहा है। तो 2001 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 में स्टार्ट हुआ था मिड डे मील, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2001 में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के गोडाउन तो फुल थे, राजस्थान और उड़ीसा में बेसिकली शॉर्टेज हो रही थी फूड की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने PIL लागू किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट किया। इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में क्या आता है, राइट टू फूड भी आता है। लाइफ, हम खाना खाएंगे तभी तो लाइफ है। तो ठीक है, तो स्टेट प्रोवाइड करेगा फूड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब कौन प्रोवाइड कर रहा है मिड डे मील में, स्टेट। स्टेट प्रोवाइड करेगा फूड, जिससे खाना खराब भी नहीं हो रहा और जो भूखे हैं उनको खाना भी मिल रहा। ठीक है, जस्टिस जो है वो बहुत डिले होता है, बहुत धीरे, सालों लग जाते हैं, धीरे धीरे धीरे
लोग बुरी तरह से मतलब उनके पास पैसा नहीं है, इनफैक्ट टाइम भी नहीं है इतना खर्च करने के लिए। तो एक इसमें टॉपिक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मान लीजिए किसी पेरेंट ने बोला कि मेरे बच्चे ने हमें घर से निकाल दिया है, अब इसका हम केस फाइल करिए। वो गया हाई कोर्ट के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि ये फाइल करिए, उन्होंने घर से निकाल दिया है, एज है उनकी 70-80। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, ठीक है, भेज दिया उन्हें। एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी इसमें, तो फाइल हुआ, ठीक है, केस फाइल हुआ, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है। वो जब सोचते हैं चलिए हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में वापस पैसा खर्च करते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं। तब तक तो वो आदमी हो गया 90 साल का, पैसा भी खर्च हुआ, उसका टाइम भी खर्च हुआ और एज भी निकल गई, चले गए ऊपर। कोई मतलब नहीं हुआ केस का, इतना पैसा खर्च करने का। और हम क्या हुआ इसमें, फायदा किसका हुआ, लॉयर्स का हुआ। उन्हें पैसे मिलते गए मंथली, जो आपको देना है। आपको बार बार हर महीने जैसे जैसे जब जब आपको जज बुलाते हैं, आपका जो डे होता है उस टाइम आपको जाना पड़ता है। तो इतना इजी नहीं है, बहुत सारे रीजंस है, जस्टिस करना भी इजी नहीं है, तो ये जुडिशरी सिस्टम भी पूरा जो है वो इतना इजी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतने टाइम तक डिले करते 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 इससे बढ़िया मैं कुछ खर्च भी नहीं करूं, ठीक है, निकाल दिया 1000 रुपये में एक कमरा ही ले लेंगे, वहीं रह लेते। लोग ऐसा सोच लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो वैसा ही सोचेंगे। कोई थर्डी वाला है, वो ये सोच रहा है कि मैं जा रहा था और किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, वो केस फाइल करेगा कि उस गाड़ी वाले से बोलिए पैसा दे, चलता रहेगा केस। इनफैक्ट वो ही परेशान हो जाएगा पैसे दे देगी थर्डी वाले। तो क्या होगा, वो लोग इतना अप्रोच ही नहीं करते, जाते ही नहीं वहां तक, ठीक है। ऐसे ही एक इसमें टॉपिक है ओल्गा टेलर और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। इसमें क्या हुआ था, स्लम है बॉम्बे में, स्लम एरिया को हटाने के लिए बात हुई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सबको ही राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबको ही। अगर उस स्लम में नहीं रहेंगे, वो नहीं कमाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे। वो जब वो लोग विलेज से यहाँ आ गए कमाने के लिए, अर्बन एरिया से रूरल से अर्बन एरियाज में आए हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है रहने के लिए, तभी तो वो यहाँ आए हैं। डेफिनेटली वो इसीलिए आए कि वो कुछ अर्न करें। तो अगर उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो किसी फ्लैट में रहने के काबिल तो नहीं है, तो वो छोटी छोटी झुग्गियों में रहना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उनसे उनकी राइट छीन लूँ, राइट टू लाइफ छीन लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो उन्हें हम वहीं रहने देंगे, और उन्हें, क्योंकि वो वहीं मजदूरी करते हैं आसपास, वो कहीं और नहीं जाते, वहीं आसपास के एरिया में ही। जो ये स्लम डॉग मिलेनियर देखा होगा सबने मूवी, वो बेसिकली वहीं उसी ही झुग्गी झोपड़ियों पे बेस है मुंबई की। तो वो वहीं रहना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो आसपास के एरिया वहीं काम करते हैं, वो बेस्ट लगता है उनको। वो कहीं और जाएंगे पैसे खर्च करेंगे, उससे अच्छा वो सेविंग करेंगे। पैसे तो वैसे भी नहीं है, जो डेली वेजेस वाला आदमी जो डेली कमा रहा है, डेली खर्च कर रहा है, तो वो तो कहीं और जा नहीं सकता, ठीक है। फिर इसमें एक टेबल है 2017 सुप्रीम कोर्ट, 2017 हाई कोर्ट, 2016 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ये क्या, कौन से नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं बच्चों। एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 31 हुई थी, सैंक्शन मतलब कितनी निकली थी, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मगर वैकेंसीज थी 6 और भरे थे कितने 25, फिल कितने हुए 25। हाई कोर्ट में 1079 सैंक्शन हुई थी, 392 अनफिल्ड थी और फिल्ड थी 687। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2001 21,320, 16,383 फिल हुई थी, 4937 अनफिल्ड थी, मतलब अभी भी वैकेंट थी, वैकेंसी थी। ये है 2016 का, ये जो डाटा है वो 2016 का है और ये 2017 का है। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी जगह अभी भी खाली थी।
हम अभी भी स्टिल बहुत सारे जजेस की नीड है इंडिया में, क्योंकि आप देखो पॉपुलेशन, केसेस, हर स्टेट से कितने केसेस जाते होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कितने केस जाते होंगे, हर एक छोटे से कस्बे से कितने केसेस जाते होंगे। तो उन सबको सॉल्व करना क्या इतने कम जजेस के इतना इजी है हैंडल करना? नहीं है, बहुत सारे जजेस के अभी भी रिक्वायरमेंट है स्टिल। जो एक्चुअल डाटा है अभी का 2022 का, इसमें भी काफी जजेस की अभी भी रिक्वायरमेंट है, काफी सीट्स वैकेंट है। तो इसके बाद भी जो जुडिशरी है वो की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी डेमोक्रेसी का की फीचर है जुडिशरी। हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए। फिर भी आपको कोई नया टॉपिक जो आपको लगता है कि ये एक्सप्लेन करो, इसी चैप्टर में से ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक को एक बार अच्छे से वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।